चलो भाई बच्चों, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, dual nature of radiations and matter। अभी तक हमने 10 चैप्टर्स कवर किए, ठीक है। उसमें फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर्स थे आपके, और अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सेकंड बुक है उसमें 6 चैप्टर्स। तो हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए इसमें सेकंड बुक में, रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमने ये पढ़ा स्टार्टिंग में, जो हमने थ्योरी पढ़ी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसमें तकरीबन 1675 में न्यूटन ने बताया कि ये लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन्होंने अपनी एक पार्टिकल थ्योरी दी। उसके बाद तकरीबन 18 सेंचुरी के आसपास, यानी 1801 में YDSC यानी यंग्स ने एक अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, और उससे ये बताया कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है। तो उसने अपनी वेव थ्योरी से क्या क्या प्रूव किए? रिफ्लेक्शन प्रूव किया, और रिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये सारी चीज प्रूव कर दी, ठीक है। इंटरफेरेंस भी है, लेकिन 20वीं सेंचुरी के आसपास अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट तो पहले से ही हो रहे थे। एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इजाद हुआ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उससे क्या चीज़ पता चली। बाद में ये हुआ कि वही जो लाइट होती है वो वेव और पार्टिकल, उसमें दोनों नेचर होते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ती है तो वो पार्टिकल बन जाती है, और जैसे ज़रूरत पड़ती है तो वो वेव बन जाती है, ठीक है। जिसमें दोनों नेचर होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इसका पहला टॉपिक, और उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इसमें 2 पार्ट हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी रेडिएशन का मतलब लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव भी होती है और पार्टिकल भी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी पढ़ा हमने, वेव नेचर भी पढ़ा। मैटर में भी 2 नेचर होते हैं, ठीक है। तो मैटर में भी पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और हम आगे चलकर ये पढ़ेंगे, आपको बड़ी जानकर हैरत होगी कि मास एट रेस्ट, यानी हम मास, मान लीजिए मेरा मास अभी 60 kg है, ठीक है। मैं अगर चलने लगूं तो मेरा मास 60 kg से ज़्यादा मेजर होगा, क्योंकि मेरी दौड़ते हुए उसमें काइनेटिक एनर्जी मुझमें इन्वॉल्व हो जाएगी, और बाद में पता चलेगा कि मास और एनर्जी है ना, तो जो चलता हुआ मास है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, देयरफॉर उसका मास भी ज़्यादा काउंट होगा, ठीक है। तो इसको लेकिन बाद में कवर अप करेंगे। फिलहाल शुरू कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, एक मेटल है, ठीक है। कोई रेडिएशन आती है बेटा यहां से, और रेडिएशन जब मेटल सरफेस से टकराई, क्या है मेटल सरफेस, उसने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हुआ। लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। देखो नाम से पता चलता फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो
मान लीजिए ये लाइट है और इसकी एनर्जी एच न्यू है, ठीक है। एक बार इसमें ये भी मैं क्लियर कर दूं कि एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये मालूम हुआ कि लाइट एक पार्टिकल का नेचर, हालांकि न्यूटन ने जो पार्टिकल थ्योरी दी थी उसको वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ लाइट को मानेगा कि लाइट जो है एक फोटोन है। लाइट क्या है? फोटोन। फोटोन यानी एक पार्टिकल, लेकिन एनर्जी का फोटोन है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है। और उसमें उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तो एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा फिक्स होती है, मानी गई, ओके। तो कोई भी एनर्जी, मैं फोटोन के बारे में बता देता हूँ। फोटोन भी कह सकते हैं इसको आप, एनर्जी पैकेट भी कह सकते हैं, या क्वांटा भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। फोटोन कह लो, एनर्जी पैकेट्स कह लो, क्वांटा कह दीजिए। और इसकी एनर्जी और मोमेंटम फिक्स होता है बेटा, एनर्जी एच न्यू, या फिर अगर न्यू को आप लिख सकते हो क्या, पढ़ा आपने, v इक्वल टू एन लैम्डा, 11th क्लास में पेपर पढ़ा था। तो लाइट की स्पीड c, अगर फ्रीक्वेंसी को न्यू कहूँ लैम्डा, तो न्यू क्या हो जाएगा बेटा, c अपॉन लैम्डा। तो अगर न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा रखूंगा तो लाइट की एनर्जी या फोटोन की एनर्जी फिक्स होगी h न्यू या फिर h c अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर फोटोन मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है? यानी कोई भी अगर हम फोटोन मेटल पर डाल दें तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? तो ये जरूरी नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी वजह से फोटोन मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो टर्म आती है फिर यहाँ पर वर्क फंक्शन। इसको फाइव से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन कहते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल सरफेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल सरफेस को कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो वो उस मेटल या उस मटेरियल का क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाएगा। समझ गए? लिख देते हैं इसको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल टू eject an electron from its surface. That is called work. इसको फाइव से डिनोट करते हैं बेटा, किससे करते हैं? फाइव से। और जैसे एनर्जी को क्या क्या लिखते हैं हम? एच न्यू। आगे पढ़ेंगे हम कि इसको एच न्यू नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच न्यू नोट। तो देखो एच न्यू क्या है? एनर्जी है जो फोटोन की एनर्जी है और फोटोन इंसिडेंट हो रहा है मेटल पर, ठीक है। अब इसको कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 5 की, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। टोटल एनर्जी कितनी? एच न्यू। कम से कम निकालने के लिए कितनी? 5 चाहिए इसको, ठीक है। क्या 5 के बाद कुछ और भी एनर्जी चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए? यस, चाहिए। देखो कम से कम जो टोटल एनर्जी है वो हमारी एच न्यू है। कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो 5 हो गई। आगे अगर फर्दर इसको प्रोसीड करना, आगे चलना है, इसको मूव करना है, तो फिर इसको एनर्जी की जरूरत है। इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? इसी से ही आइंस्टीन ने इसी कंसेप्ट पर अपनी इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है, या आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो हमने टोटल एनर्जी दी मेटल सरफेस को, ठीक है,
उसने दो काम किए। क्या क्या काम किए बेटा? एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाला और एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराया। इस एनर्जी के दो पार्ट होंगे, एक तो निकालना और एक चलाना। सही है। इसको मैंने क्या कहा बेटा? ये एच न्यू है। और इसको मैं क्या कह रहा हूं? ये एच न्यू नोट है। मैं अभी बताऊंगा न्यू नोट क्या चीज है। और ये क्या है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। इसको मैक्सिमम लेंगे, जितना ज्यादा ये हो सकती है उतनी, क्योंकि ये मिनिमम ले रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी को एच टी यहाँ रखें और इसको इधर लेकर आए तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एच न्यू माइनस का न्यू। ये आइंस्टीन की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे न्यू नोट क्या है? where mu naught is threshold frequency। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। ऐसे ही ये कम से कम वो फ्रीक्वेंसी है जो मेटल को रिक्वायर्ड है जिससे ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। समझ गए? तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। थ्रेशोल्ड, इसको म्यू नोट बोलते हैं। कहीं की किताब में एफ नोट भी मिल जाएगा। द minimum frequency required for a metal surface to eject an इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की कितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। एक बात पूछनी है आप लोगों से, ये बताइए कि जो म्यू नोट है वो मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी है? जो लाइट इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट हो रही है उसकी है, या मेटल की अपनी फ्रीक्वेंसी? किसकी प्रॉपर्टी है? लाइट जो इंसिडेंट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है। सही बात है, उसी की है। ठीक है। तो ये लाइट की, यानी लाइट या फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। कम से कम कितनी जरूरत है इसको ताकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर इसको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, 100 जूल एनर्जी की जरूरत थी। कितनी जूल की जरूरत थी? 100 जूल। आपने, मैंने बोला यहाँ पर 100 जूल की जरूरत है और आपने एनर्जी दी इसको 120 जूल। सही है। तो बिल्कुल साफ साफ ये बात दिखाई दे रही है, 100 जूल की इसको जरूरत है और 120 जूल दी है, तो यानी इलेक्ट्रॉन ये इसमें से निकाल देगा। और क्या चला भी देगा? क्यों जी? चला भी देगा इलेक्ट्रॉन, चला भी देगा भाई। 100 जूल स्पेंड होगी कहाँ पर? मेटल को से इलेक्ट्रॉन निकालने में, और 20 जूल स्पेंड होगी इसको आगे बढ़ाने में, चलाने में। सही है। बिल्कुल सिमिलरली फ्रीक्वेंसी की बात है। अगर मैं आपसे ये बोलूं इससे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लीजिए 40 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जरूरत। एक एग्जांपल दिया तो, और मैंने यहाँ पर दी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, इससे ज्यादा दी तो क्या निकाल देगा? ये फोटोन इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इजेक्ट कर देगा, कर देगा। सही है।
क्योंकि इसको कम से कम निकालने के लिए मिनिमम इतनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो फिर तो निकाल ही देगा। तो यानी 4 हर्ट्ज से हमने ज़्यादा लिया 5 हर्ट्ज तो निकाल भी देगा और चला भी देगा। इसका मतलब इसमें 3 केस हो गए। पूछो क्या क्या? या तो म्यू की वैल्यू म्यू नोट से ज़्यादा हो, नंबर 1 फर्स्ट केस। सेकंड केस म्यू की वैल्यू म्यू नोट के बराबर हो, और थर्ड केस बेटा म्यू की वैल्यू म्यू नोट से कम हो। बता सकते हो क्या क्या होगा इसमें? मैं यहाँ इसकी कॉलम बना देता हूँ। चलिए बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, और दूसरा लिख रहा हूँ कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। अब बताओ फर्स्ट केस में क्या इजेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? यस सर। नहीं होगा? यस सर। क्या मूव भी करेगा? यस सर। करेगा? क्योंकि जो कम से कम निकालने की जरूरत थी म्यू नोट, लेकिन म्यू नोट से हमने ज्यादा दी है, तो निकाल भी देगा और चला भी देगा। ये इजेक्ट करेगा? यस सर। क्या चलाएगा भी? नहीं सर। नहीं चलाएगा। बराबर है ये इजेक्ट भी निकल ना तो इजेक्ट करेगा बेटा और ना चलाएगा। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये भी पता चल गया? यस सर। दोबारा रिपीट करूं? बोलो अम्मा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? जब फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से निकलेगा? किसी मेटल सरफेस से, ठीक है? किसी मेटल सरफेस से फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना, ये क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक। ये बात समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन में यहाँ करा रहे हैं। एक बात बताओ, एनर्जी कम से कम हो गई, यहाँ मिनिमम लिखिए, ठीक है? यहाँ फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम हो गई। अगर मैं बात आपसे वेवलेंथ की करूँ तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे तो उसको भी थ्रेशोल्ड ही, इसको नाम थ्रेशोल्ड कहा तो उसको भी थ्रेशोल्ड कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ ना न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूँ। समझ गए? इस इक्वेशन को और फर्दर कैसे लिख सकता हूँ? देखो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस म्यू नोट को क्या लिखूंगा बेटा? सी अपॉन लैम्डा नोट। ये समझ गया ना कहाँ से आया? वी अपॉन लैम्डा से। लाइट की जो स्पीड है वो उसको सी बोलते हैं, तो सी अपॉन लैम्डा और सी अपॉन लैम्डा। इसको बाहर ले लो जरा, कॉमन आ रहा है एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट क्या चीज है यहाँ पर बेटा? बोले थे ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको डिफाइन कर सकते हो आप लोग? The minimum amount of wavelength required such that the light which is incident on the metal surface removes an electron. सही बात है, लेकिन यहाँ मिनिमम नहीं आएगा। आप डिफाइन तो सही कर रहे हो, लेकिन मिनिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखो आप, जब हम ये कह रहे थे कि म्यू थी, है ना? म्यू थी ना, तो म्यू क्या था? मिनिमम, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल सरफेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये नीचे आ गया 1 अपॉन में आ गया ना, तो जब 1 अपॉन में आया तो क्या हो गए? मैक्सिमम। तो कहेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल सरफेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कह सकते हैं टू अकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है।
किसी मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन दिया है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, सही है। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे, फाइंड थ्रेशोल्ड उस सरफेस की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना। अब बताओ वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इसमें दे रखा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई इक्वल टू क्या होती है, h c अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, देखो एक तो ये है कि आप h की वैल्यू रखो, कितनी होती है h की वैल्यू, लाइन कांस्टेंट 6.634 into 10 to the power minus 34, ठीक है, जूल पर सेकंड। c की वैल्यू रखो 3 into 10 to the power 8, और लैम्डा नोट रखो आप। लैम्डा नोट तो हमें निकालनी है, फाई की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा नोट निकल जाएगी। इसका एक और तरीका है, अगर कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो ये कैलकुलेटेड है, यानी कैलकुलेशन से करने के बाद आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आइए वहीं से ये पहले h की वैल्यू रखेंगे, फिर c की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तब आएगी। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखो कि कोई भी एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 का 4, क्या होती है 1/2 का 4, 1/2 का 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा, डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी एनर्जी, और ये किसमें आएगी बेटा, इसमें 0 लगा लोगे तो नैनोमीटर में आएगी, और 0 नहीं लगाओगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगी, समझ गए। फिलहाल मैं ये 0 लगा रहा हूँ और ये नैनोमीटर में लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे याद रखना। 1/2 का 4 लिखोगे तो नीचे फिर एंगस्ट्रॉम में लिखना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ गए कहाँ से आया, पहले h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, फिर c की वैल्यू रखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे जूल को, तो वहां से आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से रख लो, बताओ लैम्डा नोट क्या होगा बेटा, h c 1240 डिवाइडेड बाय 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। क्या आएगा बताओ, 1240, 5 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिवाइड करना जरा, 4 3 12, 4 1 4, कितना है बेटा जी 310 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप नैनोमीटर में निकाल सकते हो, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, एक क्वेश्चन था ये 310 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 510 नैनोमीटर, इस तरह से ऑप्शन में था। तो ये 310 इसका आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द लैब, थैंक यू।